हेलो एवरीवन। तो इंटरनेशनल इश्यूज़ में जो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कर रहे हैं उसमें जो हमारा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सागरमाथा संवाद। तो 2 से 4 अप्रैल 2020 के बीच आयोजित होने वाला सागरमाथा संवाद कोरोना वायरस की कहर की वजह से रद्द कर दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन ये जो कोरोना जो वायरस है उसका जो कहर है उसकी वजह से ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग और सारी जो है चीज़ों को सिक्योरिटी को देखते हुए इसको रद्द कर दिया गया। सागरमाथा संवाद फोरम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। ठीक है, ग्लोबल, रीजनल और नेशनल इश्यूज़ पे जो है डिस्कशन करना था। फोरम की जो थीम है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। देखते हैं एक बार फिर से, जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। ये किसका है थीम? ये सागरमाथा संवाद का है। देखते हैं क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दक्षेस यानी कि सार्क देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया था। इमरान खान और सार्क के साथ और भी देशों के जो लोग हैं, सार्क के देशों के लोग हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। इसका नाम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा माउंट एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो हाईएस्ट जो हमारा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट है उसके नाम पे जो है इसको रखा गया है, जो मित्रता का प्रतीक है और इसका उद्देश्य मानव के हित की धारणा को बढ़ावा देना है। ठीक है, मानव जो हित है उसकी धारणा को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं जो स्थापना है सागरमाथा का वो कब है। एक स्थायी वैश्विक मंच के रूप में 2019 में संवाद की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। तो ये दो चीज़ें याद रखनी कि मुख्यालय जो है काठमांडू है और इस बार जो है उसका थीम क्या है फोरम का? वो है जलवायु परिवर्तन, पर्वत, मानवता का भविष्य, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो देखिए 2019 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और नेपाल के विदेश मंत्रालय, विदेशी मामलों के संस्था IFA और नीति अनुसंधान संस्थान PRI की एक संयुक्त सहयोगी पहल है। ठीक है, तो 2019 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये जो है काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आसियान देशों का आभासी सम्मेलन। तो आसियान देशों का आभासी सम्मेलन क्या है? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आसियान। देखिए कोविड-19 के प्रचार को रोकने हेतु एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान कहते हैं इनको, देशों का आभासी सम्मेलन संपन्न हुआ। देखिए इस आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम द्वारा की गई। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो है हमारा आसियान का आभासी सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता वियतनाम ने की। इस सम्मेलन में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के प्रमुख जो लोग थे उन्होंने जो है हिस्सा लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा 3 जो आसियान सहयोगी देश हैं, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो आसियान सहयोगी जो है 3 राष्ट्र हैं, चीन, दक्षिण कोरिया और जो है आपका जापान, उसने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। वियतनाम ने सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया नेताओं को कोविड-19 से निपटने हेतु आपातकालीन कोष स्थापित करने के लिए आग्रह किया। ठीक है, तो एक ऐसा कोष स्थापित करना जिससे जो है कोविड-19 की महामारी से हम निपट सके, उससे हम लड़ सकें। इस आपातकालीन कोष का उद्देश्य दवाओं के भंडारण, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण इत्यादि में किया जाएगा ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी से निपटा जा सके। नेक्स्ट हमारा है खाद्य असुरक्षा और G20 मंत्रियों की बैठक, फूड इनसिक्योरिटी एंड G20 मिनिस्टर्स मीटिंग। देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे हाल में ही भारत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। किसने हिस्सा लिया? भारत की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो क्या है। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा, संरक्षण, पोषण पर महामारी के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। जो कोविड-19 की वजह से जो हमारी खाद्य सुरक्षा पे, संरक्षा पे और पोषण पे जो भी प्रभाव पड़े हैं उसके लिए चर्चा की गई है। सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फाजली, क्या नाम है? अब्दुल रहमान अल
फाजली की अध्यक्षता में ये जो है पूरी बैठक हुई। इस बैठक के में मुख्य रूप से कोविड-19 के मुद्दे पे चर्चा की गई। इस बैठक में सभी G20 सदस्य देशों समेत कुछ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो G20 के जो सदस्य हैं उन लोगों ने तो भी हिस्सा लिया ही, कुछ अतिथि देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विभिन्न सहयोगियों द्वारा खाद्य अपव्यय और नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकल्प किया गया कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है उनके वेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल जो है एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, इंटरनेशनल एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सार्क सम्मेलन 2020। तो देखते हैं क्या है सार्क सम्मेलन 2020। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आग्रह पर तथा उनकी अगुवाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो सार्क सम्मेलन 2020 है। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आग्रह था और उनकी अगुवाई थी, उनका लीडरशिप था। उसमें सार्क सम्मेलन 2020 का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया गया। ठीक है ना, उसका आयोजन 15 मार्च 2020 को हुआ। कब हुआ आयोजन? 15 मार्च 2020 को हुआ। मौजूदा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्योंकि देखिए कहीं भी जाना, ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है, तो इसको जो है वर्चुअली इसको कंडक्ट किया गया है, इस कॉन्फ्रेंस को। इस सम्मेलन में पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान नहीं होता है, उसको छोड़कर शेष सभी 7 देशों कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, सभी जो है देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के एक विशेष सलाहकार थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन में विशेषतः कोविड-19 महामारी की भारतीय महाद्वीप से स्थिति, सार्क देशों में कोविड-19 के कुल मामले सहित कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के उपायों पर और जो है उसके उपचार के लिए चर्चा की गई। ठीक है, तो ये सारा जो है जितने भी अभी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो कोविड-19 जो है एक बड़ा हिस्सा जो है इन सारे कॉन्फ्रेंसेस का है। ठीक है, सार्क 2020 वर्चुअल सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने हेतु एक कोविड-19 आपात कोष की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। ऐसा ही प्रस्ताव किसने किया था? वियतनाम ने भी किया था। ठीक है, जिससे सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसमें अभी हम देखेंगे, हमने देखा था कि आसियान देशों में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वियतनाम ने भी, देखिए लिखा हुआ है, वियतनाम ने सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं से कोविड-19 से निपटने हेतु एक आपातकालीन कोष की, और वहाँ पे एशियान में, यहाँ पे सार्क में जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक जो है आपात कोष ऐसा होना चाहिए, जिससे जो है ऐसी कोई महामारी में और बड़ी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम उसको ईजिली टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए इस कोष में पाकिस्तान को छोड़कर शेष सभी देशों ने स्वेच्छा से अपना योगदान दिया। $18.8 मिलियन कुल धनराशि एकत्र की गई है। कितना है टोटल? 18.88। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का कोई सहयोग नहीं है इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना महामारी से निपटने हेतु तैयार साझा रणनीति में भारत ने पहल की और कोविड-19 आपात कोष को $10 मिलियन, $1 करोड़ का योगदान दिया। तो भारत ने कितना योगदान दिया? $10 मिलियन। ठीक है, भारत ने अकेले $10 मिलियन का योगदान दिया। कोरोना संक्रमण में से फैली महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने हेतु भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भारत से चिकित्सा उपकरण, दवाएं और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति करने का आवेदन किया है, और भारत ने जो है किया भी है। भारत ने कुछ मेडिसिन्स को जो है और कंट्रीज़ हैं उनको दिया है। ठीक है ना, तो जो इन लोगों की क्या डिमांड थी? इन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इंडिया से चिकित्सा उपकरण, ठीक है ना, और आपकी मेडिसिन्स और कुछ अन्य जो सामग्री जो है ज़रूरी हैं इस सिचुएशन के लिए, वो जो है प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट हमारा है सार्क 2020 वर्चुअल सम्मेलन के पश्चात 26 मार्च 2020 को सार्क सदस्य देशों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की एक फॉलोअप वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारी वर्चुअल समिट हुई थी सार्क की, उसके बाद फिर से 26 मार्च 2020 को सार्क जो एक वरिष्ठ अधिकारियों का एक फॉलोअप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। देखिए 6 अप्रैल 2020, कब? 6 अप्रैल 2020 तक, जहां पूरे विश्व में कोरोना के जो मामले हैं, जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर के आधार पर कितने मामले हैं?
लगभग 1 लाख 1 लाख नहीं 12 लाख है ये टोटल, इसमें क्लियर, हाँ देखिए 12 लाख है, 12 लाख। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक बार ये ले लेती हूँ। हाँ देखिए, ये जो है टोटल जो इसमें केसेस हैं वो 12,89,380 मामले, ठीक है। तो ये जो है टोटल मामले जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्सेज सेंटर के आधार पर जो है दर्ज हुए। वहीं 60 देशों में केवल 8,928 मामले दर्ज हुए, ठीक है। अब हाँ देखिए, दक्षिण एशिया में धर्म एवं समाज पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का सम्मेलन, ठीक है। तो जो हमारा दक्षिण एशिया है, देखिए OUP कॉन्फ्रेंस ऑन द रिलीजन एंड सोसाइटी इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, किस पे, रिलीजन और सोसाइटी पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 4 मार्च 2020 को दक्षिण एशिया में प्रासंगिक सामाजिक सांस्कृतिक मामलों पर ज्ञानवर्धक संवाद को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। किसके लिए किया है? सामाजिक सांस्कृतिक और जो है ज्ञानवर्धक संवाद को उत्प्रेरित करने के लिए किया गया है। यहाँ पे क्या होगा? धर्म समाज के मध्य स्थापित विभिन्न प्रकार के अनुबंधों तथा स्तरों पर शिक्षाविदों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। धर्म और समाज के मध्य जो है स्थापित विभिन्न प्रकार के अनुबंध हैं, उस पर क्या किया जाएगा? विचार विमर्श किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी सम्मेलन में जिसका शीर्षक है समकालीन दक्षिणी एशिया में धर्म एवं समाज, ठीक है। समकालीन दक्षिण एशिया में धर्म और समाज में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में धर्म की बदलती परिभाषा, सांस्कृतिक बारीकियां समेत कई मुद्दों पर विचार से चर्चा की जाएगी, जिससे धर्म की आर्थिक आयाम, संस्कृति, धर्म का प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, ठीक है। धर्म और समाज पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि समकालीन साउथ जो एशिया हमारा दक्षिण एशिया है में धर्म और समाज के महत्व की विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए, और इसमें निहित नैतिक मूल्य जो है कि समाज में स्थिरता, जो नैतिक मूल्य है उसकी समाज में स्थिरता कायम करने की भूमिका को रेखांकित करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 33वां अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन। क्या है 33वां अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन? देखिए, इथोपिया के अदिस अबाबा, कहाँ पे? 33वां जो यूरोपीय शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे है? वो अदिस अबाबा, इथोपिया में अदिस अबाबा में 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 33वां संस्करण, लाइसेंसिंग द गन्स, क्रिएटिंग एडवर्सिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। एक बार देख लीजिए क्या है, लाइसेंसिंग द गन्स, क्रिएटिंग एडवर्सिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। तो ये जो है आपका है इसका शीर्षक की पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों और अफ्रीका देशों के सरकारी अधिकारियों के प्रमुख इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में एकत्रित हुए हैं। साउथ सूडान और लीबिया में चल रहे संघर्ष के सहित और भी बहुत सारे जो है क्षेत्रीय हिंसा को समाप्त करने के जो मामले हैं उन पर प्रकाश डाला गया। उनको समाप्त कैसे करना चाहिए उस पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। अब देखिए मेन पॉइंट क्या है। दक्षिण अफ्रीका, एक बार हाँ अब देखते हैं, जो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, कौन है? सिरिल रामाफोसा ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष का पद संभाला, ठीक है। एक बार देख लीजिए, देखिए अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा ने मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी से अफ्रीका संघ के अध्यक्ष का पद संभाला। तो मतलब अब वो जो है अध्यक्ष का पद जो है वो सिरिल रामाफोसा के पास है, मिस्र के, ठीक है। इसमें जो है कुछ लैंग्वेज में कुछ गलत है, इसमें सही से लैंग्वेज आ नहीं रही है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो आपके सिरिल रामाफोसा हैं, कहाँ? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है पद संभाला अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन को 33वें संस्करण के दौरान घोषणा की कि विश्व निकाय
अफ्रीकन यूनियन की लैंडमार्क इनिशिएटिव के पहल के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। जो विश्व निकाय है जो है और जो वर्ड है वो हेल्प करेगा अफ्रीकन यूनियन को लैंडमार्क इनिशिएटिव को जो है पूर्ण करने के लिए वो हेल्प करेगा। उन्होंने अफ्रीका में समाप्त की जाने वाली 3 सबसे ज़रूरी चुनौतियां गरीबी उन्मूलन, जलवायु संकट से निपटना और बंदूक के बारे में भी बताया। ठीक है ना, तो ये जो 3 चुनौतियां हैं वहाँ की उसके बारे में बात की गई। इथोपिया में आयोजित अफ्रीकी संघ एयू का जो शिखर सम्मेलन है वो 33वें संस्करण के दौरान घोषणा की गई कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 2021 में अफ्रीका संघ के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो 2021 में जो अफ्रीकी जो यूनियन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कांगो जो है रिपब्लिक आपका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है यातना के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन। तो अब यातना के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन क्या है देखते हैं। हाँ, देखिए, मालदीव द्वारा यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन के अनुच्छेद 22 से संबंधित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किसके? मालदीव द्वारा यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध यूएन कन्वेंशन का अनुच्छेद 22 से संबंधित घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया है। किसने किया है? मालदीव ने किया है। इस घोषणा पत्र के अनुसार मालदीव सरकार अत्याचार से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त करने के लिए गठित समिति की दक्षता की पहचान करेगी, परंतु यह केवल उन्हीं मामलों में संभव है जब यातना से पीड़ित का मामला मालदीव के अधिकार क्षेत्र में हो। ठीक है ना, अगर मालदीव के अधिकार क्षेत्र में होता है तभी जो है उसको जो है अधिकार होगा। मालदीव इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 22 कौन सा अनुच्छेद 22 के से संबंधित घोषणा पत्र पर नवंबर 2018 में यातना के विरुद्ध बनी समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों में दी गई सिफारिशों के आधार पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिए, यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यूएन कन्वेंशन क्या है देख लेते हैं एक बार। तो देखते हैं हम कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडेटिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ठीक है, तो जो जितने भी डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट्स हैं और पनिशमेंट है उसके लिए जो है हमारा यूएन कन्वेंशन है क्या है देखते हैं। 10 दिसंबर 1984 को यह यूएन कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा 1984 में स्वीकार किया गया था। अनुसमर्थन एवं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया गया था। इसमें यह जो प्रभाव में कब आया? 26 जून 1987 को। कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 22 है, कौन से कन्वेंशन का? यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट्स, उसका जो अनुच्छेद 22 है, इस अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है कि कन्वेंशन के पक्षकार राज्य यातना से प्रभावित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करने के लिए गठित समिति की दक्षता की पहचान करता है। और समिति की दक्षता कितनी है ये जो है जो राज्य होता है वो कन्वेंशन के पक्षकर जो राज्य हैं वो जो है देखेंगे कि समिति की दक्षता कितनी है, परंतु यह केवल उन्हीं मामलों में संभव हो सकेगा जब यातना पीड़ित का मामला उस पक्षकर या राज्य के अधिकार में आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है तभी कर सकता है क्या कर सकता है? समिति की दक्षता का पहचान तभी कर सकता है जब वो उसके एरिया में उसके जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि किसी पक्षकार राज्य द्वारा इस संदर्भ में कोई ऐसी घोषणा नहीं की है तो समिति द्वारा इस संबंध में कोई मामला नहीं सुना जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है भारत की स्थिति क्या है देखते हैं। भारत ने 14 अक्टूबर 1997 को यूएन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि भारत द्वारा अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि भारत अभी यातना विरोधी कानून ने नहीं बनाया है। अभी भारत में यातना विरोधी कानून नहीं है। तो एग्जाम में आ सकता है कि भारत ने यातना विरोधी जो कानून है ऐसा कोई कानून बनाया है अंडर 25, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। देखिए, नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन 2022। तो क्या है प्रसंग? 21-22 जनवरी 2022 के मध्य विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां सम्मेलन कहाँ पे? दावोस में। 50वां सम्मेलन दावोस में जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। ठीक है, किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WEF।
एफ का, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, तो इसका जो मेन थीम था वो क्या था, वो था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्या था, स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इसका मतलब है इस सम्मेलन का उद्देश्य पारिस्थितिकीय तंत्र, अर्थव्यवस्था, उद्योग, प्रौद्योगिकी, भू राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी और सहयोग बढ़ाना है। इस वार्षिक आयोजन में विश्व के प्रमुख जो नेता हैं और 100 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया। भारत का क्या व्यू है, देखिए भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। कुछ और इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वो देख लेते हैं एक बार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश के प्रिंस चार्ल्स और जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने इस वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले विश्व नेताओं में शामिल हैं, ठीक है। जो विश्व के शीर्ष नेता हैं उसमें ये लोग शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्रॉस खैब ने उद्घाटन सत्र के संबोधन करते हुए कहा कि इस मंच से विश्व के युवा नेतृत्व सहित कई प्रमुख हस्तियों का संगठन सृजित करना बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड फिल्म अभिनेता दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये समारोह का उद्घाटन हो रहा था तो दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड कहाँ पे दिया गया था, यहीं पे दावोस में। और कौन सा था आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह एक गैर लाभकारी संस्था है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि लाभकारी है कि गैर लाभकारी। तो एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए हमारा आ गया है अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियाँ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियाँ हम देखेंगे। अब देखते हैं, हाँ फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें है राइस एटीएम। क्या है ये राइस एटीएम? वियतनाम के हो चिन्मिह शहर, कौन सा, हो चिन्मिह शहर के उद्यमी ने एक ऐसी स्वचालित मशीन का आविष्कार किया है जो सातों दिन 24 घंटे तक लोगों को मुफ्त चावल प्रदान करेगी। यह मशीन 1.5 किलो चावल का बैग स्मॉल सिलो, ठीक है, स्मॉल सिलो के जरिए कतार में प्रतिशत लोगों को प्रदान करेगी। जो लोग कतार में खड़े हैं उनको जो है 1.5 किलो का चावल जो है प्रदान करेगी। इस सोच में मुख्य भूमिका निभाने वाले बिजनेसमैन होआंग टुआन अन, कौन है, होआंग टुमान अन शामिल थे। तो ये जो राइस एटीएम का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, वो वियतनाम से आया। कौन शामिल है, हुआन टुआन अन। विदित हो कि राइस एटीएम के माध्यम से लॉकडाउन के समय भी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खाद्यान्न और संसाधनों की पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका है नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित, ठीक है। तो नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित जो क्या है इसका मुद्दा देखते हैं। हाल में ही पाकिस्तान के सत्तारूढ़ इमरान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ज़मानत अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है, ठीक है। सरकार ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह फैसला किया। जो जमानत की कुछ शर्तें थी उसका उल्लंघन किया गया, तो ये फैसला लिया गया कि अब जो है उनको जमानत का जो है अवधि है वो बढ़ाया नहीं जाएगा और उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नेता नवाज शरीफ, उसके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैं उसके नेता जो हैं नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद थे। उनकी सेहत बहुत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त देते हुए अदालत ने उनकी जमानत की मंजूरी कर ली थी कि ठीक है जमानत मिल जाएगी। लेकिन 29 अक्टूबर 2009 को उन्हें 8 हफ्ते की जमानत देती गई थी। उनकी जमानत जो अवधि है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। निज़ाम देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निज़ाम कोष मामले में भारत को मिली 325 करोड़ की धनराशि, ठीक है। तो निज़ाम कौन से, वही हैदराबाद के निज़ाम की बात हो रही है। तो देखिए इशू क्या है कि 70 वर्ष पुराने निज़ाम कोष के विवादित मामले में लंदन के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए 35 मिलियन पाउंड, कितना, 35 मिलियन पाउंड
मूल्य की राशि भारत को, या 325 करोड़ रुपए होते हैं, ये राशि को भारत के उच्चायोग को सौंपने का आदेश दे दिया है। किसने दिया है? ये जो है लंदन हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है। ठीक है। 70 वर्ष पूर्व हैदराबाद के तत्कालीन निज़ाम ने ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के खाते में भारतीय आक्रमण से निज़ाम की सुरक्षा प्रदान करने के एवज में 10 लाख पाउंड की राशि हस्तांतरित की थी। ठीक है। तो ये जो निज़ाम लोग थे वो जो है ब्रिटेन में जो है रह रहे पाकिस्तानी जो उच्चायुक्त थे, हाई कमिश्नर थे, तो हाई कमीशन को इन्होंने 10 लाख पाउंड की राशि दी थी। ठीक है। यह 225 करोड़ की धनराशि हैदराबाद के 8वें उप अधिकारी निज़ाम खुर्रम जाह तथा उनके बेटे भाई मुपार जाह के पक्ष में अंततः हस्तांतरित कर दी गई, जो लंदन के राष्ट्रीय वेस्टमिंस्टर बैंक में 20 सितंबर 1948 को फंसी थी। देखिए क्या था अल्टीमेटली, ये सब पूरी स्टोरी है। उसमें क्या है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तो निज़ाम ने जो हाई उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान के, वो उस टाइम कहाँ थे? ब्रिटेन में थे। उनके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे कि जो है हमारी जो है रक्षा करिए और हमको यहाँ से निकालिए, और वही पैसा अब जो है इंडिया को वापस हो गया है। ठीक है। इसमें मुकदमा चला था काफ़ी टाइम से। देखिए मुकदमे में हुए कुल खर्च का 65% भाग विधिक खर्च के तौर पर चुकाए गए। तो ये जो है मुकदमा चल रहा था और पैसा जो है अब इंडिया को जो है देने की बात कह दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। तो हमने अभी जस्ट देखा था कि 1 फरवरी 2020 को, याद रखिएगा डेट, 1 फरवरी 2020 को मालदीव राष्ट्रमंडल में पुनः जो है शामिल होकर 54वां सदस्य बन गया। कौन सा सदस्य? 54th, और 1 फरवरी 2020 को शामिल हो गया। राष्ट्रमंडल से जुड़ने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने दिसंबर 2018 में आवेदन किया था। मालदीव 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ और बाद में 2016 में ये जो है बाहर भी निकल गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है OIC। क्या है OIC? देखिए हाल ही में जेद्दा में मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामी सहयोग संगठन OIC की बैठक में शामिल होने से सऊदी अरब ने ईरान को रोक दिया। ठीक है। ईरान को जो है सऊदी अरब ने शामिल होने से रोक दिया। कहाँ पे? OIC में। क्या है OIC? ये एक इस्लामिक सहयोग संगठन है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिससे फ़लस्तीन पहले ही खारिज कर चुका है। ऐसी कोई शांति जो चर्चा हुई थी वो पहले ही फ़लस्तीन खारिज कर चुका है। ठीक है। तो मेन ये है कि जो जिद्दा में जो है एक मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन का मीटिंग हुआ, जिसमें जो सऊदी अरब है वो ईरान को वहाँ मीटिंग अटेंड करने से रोक देता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है? देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसके 57 राष्ट्र सदस्य शामिल हैं। कितने हैं? 57 जो है मेंबर्स हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। तो UN के बाद जो सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है। OIC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं। ठीक है। OIC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं। इसका प्रशासनिक केंद्र कहाँ पे है? जेद्दा, सऊदी अरब में स्थित है। इस संघ का उद्देश्य क्या है? मुस्लिम जगत के जो है कम्युनिटी है उनके लिए सामूहिक आवाज़ को उठाना और अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भाव को बढ़ावा देना। उसकी बढ़ावा देने की भावना से मुसलमान जो या मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना, सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से काम करना। मतलब एक धार्मिक जो है ये आपका कोऑपरेशन है, और जिसमें सिर्फ मतलब अपनी कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके हितों की रक्षा की बात की जाती है। ठीक है। कितने मेंबर्स हैं? 57 मेंबर्स हैं, और इसकी जो आपका वो कहाँ पे है हेडक्वार्टर? तो ये है जेद्दा में। ठीक है। सऊदी अरब, जेद्दा। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका ने भारत को ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सूची से बाहर कर दिया। अब देखिए अमेरिका का भी एक अलग अलग रहता है। तो भारत को ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सूची से बाहर क्यों किया?
11 फरवरी 2020 को अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ने अपनी विकासशील और अल्प विकसित देशों की सूची से संशोधन करके भारत को बाहर कर दिया है। अब बाहर जो है हो गया है भारत, तो अमेरिका यूएसटीआर सूची में शामिल विकासशील और अल्प विकसित देशों के साथ व्यापार में अधिमानी व्यवहार करता है। मतलब क्या है कि उनका अलग अलग जो व्यवहार है, मैंने आपको अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। तो देखिए अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर प्रतिकारी जो शुल्क होते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ प्रतिकारी शुल्क करने के उद्देश्य से भारत को इस सूची से बाहर करने का फैसला किया है। ठीक है। मुशर्रफ को मौत की सज़ा असंवैधानिक करार दे दी गई। ठीक है। देखिए जनवरी 2020 को में लाहौर हाई कोर्ट ने उस विशेष अदालत को असंवैधानिक करार दे दिया, जिससे पाकिस्तान में पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी करार होते हुए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि परवेज़ मुशर्रफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जो किया गया, इसमें मुशर्रफ ने उन्हें दी गई मौत की सज़ा को चुनौती देते हुए विशेष अदालत के गठन पर सवाल खड़ा किया है। ठीक है। अदालत के अनुसार राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कानून के मुताबिक नहीं चला जाएगा। ये आपका पूरा केस था कि मतलब मुशर्रफ जो है उनको मौत की सज़ा अब नहीं दी जाएगी, ये जो है उनको बाहर कर दिया गया उस चीज़ से। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर किया। कौन से प्रस्ताव को मंजूर किया? तो जो यूनाइटेड नेशंस है भारत के उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह सुनिश्चित करे कि विश्व निकाय की आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में परामर्शदाता के दर्जे के लिए आवेदन करने वाले गैर सरकारी संगठन उन व्यक्तियों व संस्थाओं के न हों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित हैं। तो देखिए भारत ने ये कहा था, उसका ये कहना था कि जो आपके यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो परामर्श दर्जा होगा जिन लोगों को, वो जो है गैर सरकारी संगठन या उन व्यक्तियों व संस्थाओं के न हो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है द्वारा प्रतिबंधित हो, तो उससे रिलेटेड ना हो। विदित हो कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा प्रतिबंधित व्यक्ति या संगठन का विश्व निकाय से न जुड़ पाए। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति क्या है अगर प्रतिबंधित है तो या संगठन कोई प्रतिबंधित है तो विश्व निकाय से न जुड़ पाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है CIS 2020। अब देखिए CIS 2020 का 53वां सालाना आयोजन जनवरी 2020 में लास वेगास में संपन्न हुआ। ठीक है। CIS का 53वां सालाना आयोजन, तो कौन सा ये 53वां है और लास वेगास में संपन्न हुआ है। तो CIS को विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के सम्मेलन के रूप में माना जाता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका सैन्य प्रमुख पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव। यूनाइटेड नेशंस प्लेस ऑन आर्मी चीफ ऑफ श्रीलंका। क्या है ये? देखिए सरकार ने अमेरिका में श्रीलंका की सेना, हाल में ही जो अमेरिका है उसने श्रीलंका की सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शावेंद्रा सिल्वा पर युद्ध अपराधों हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है युद्ध अपराधों को देखते हुए। उनके द्वारा वो प्रतिबंध, उनकी यात्रा, आर्थिक मामले समेत कई तरीके के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसमें सिल्वा को वर्ष 2019 में जाफना प्रायद्वीप में सैन्य कार्यवाही के दौरान गैर कानूनी तरीके से लोगों को मारने, बड़े पैमाने पर मानवाधिकार के उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही के आखिरी महीने में 45,000 निर्दोष तमिल नागरिक मारे गए थे। तो देखिए क्या किया था इन्होंने, 2009 में 45,000 निर्दोष तमिल लोगों को मारा था, जो है बिल्कुल अवैधानिक तरीके से उनकी हत्या की गई थी। और ये जो है श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शावेंद्रा सिल्वा ने किया था। और इसी की वजह से जो है यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर दिया है, उनके ऊपर बहुत तरीके के जो है प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा इंडोनेशिया में पहला हिंदू विश्वविद्यालय। तो पहला हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया? इंडोनेशिया में। देखते हैं
इंडोनेशिया में सुग्रीव के नाम पर पहला हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोकोवी या जोको विदोदो भी उनको कहते हैं, जोकोवी विदोदो, ठीक है, जोको विदोदो ने राष्ट्रपति विनियमन के अंतर्गत बाली द्वीप के देनपासर स्थित हिंदू धर्म ट्रस्ट इंस्टीट्यूट को इंडोनेशिया का प्रथम हिंदू स्टेट यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है। और इसका नाम जो होगा वो होगा आईगुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर से देख लीजिए क्या नाम होगा, आईगुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पे किया गया है ऐसा काम, ये जो है इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। अब देखिए इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस संस्था को सर्वप्रथम 1993 में हिंदू धर्म के शिक्षकों हेतु एक स्टेट सरकारी अकादमी के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वो है, हाँ देखिए, स्कॉटलैंड महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश। तो एग्ज़ाम में आ सकता है, देखिए कौन सा देश है जो महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड जो है उपलब्ध करा रहा है, तो वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड सरकार ने देश की सभी उम्र की महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद मुहैया कराने के लिए 2017 में पीरियड प्रोडक्ट्स जो आपका क्या है फ्री प्रोविज़न स्कॉटलैंड का मसौदा प्रस्तुत किया, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग 24.2 मिलियन पाउंड का धनराशि खर्च होगा इसमें। अब स्कॉटलैंड के संसद ने 25 फरवरी 2020 को पारित कर दिया है ऐसा जो विचार मैंने आपको बताया। इसमें क्या है कि ब्रिटेन में रुई के पैड या फाहे पर 5% का कर लगाया जाता है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने कानून के तहत इसे एक विलासिता का वस्तु माना गया है। तो जो ब्रिटेन में अगर देखें तो ब्रिटेन में रुई के जो फाहे होते हैं, जो रुई के पैड्स होते हैं, उस पर 5% का टैक्स लगाया है, क्योंकि उसको विलासिता का वस्तु मानते हैं। यूरोपीय संघ ने माहवारी के उत्पादों पर वर्ष 2022 तक सभी कर समाप्त करने का प्रण किया है। तो इस जो है यूरोपियन संघ ने जो है इस तरीके के जो गुड्स हैं उन पे जो है हर टाइप के जो कर हैं उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। पिच ब्लैक 2020 क्या है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिच ब्लैक, याद रखिएगा। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यह सूचना दी कि 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 के बीच आयोजित होने वाली बहुपक्षीय हवाई लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के उत्पन्न खतरे के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है। तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यह सूचना दे दी है कि 27 जुलाई से 24 अगस्त तक जो आयोजन होने वाला था हवाई लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास, तो इंडिया और जो है किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है, ये बहुपक्षीय हवाई लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है पिच ब्लैक 2020, उसको स्थगित कर दिया गया। अब देखिए बहुपक्षीय अभ्यास से विश्व के भिन्न भिन्न देशों की सेनाओं की आपसी तालमेल में वृद्धि होती है, ठीक है। पिच ब्लैक ध्यान रखिएगा, ये हवाई अभ्यास था किसका, इंडिया और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच। ईरान की नई मुद्रा, देखिए ईरान न्यू करेंसी क्या है, ईरान की नई मुद्रा देखिए 4 मई 2020 को ईरानी संसद ने अपनी नई मुद्रा रियाल, क्या नाम है, नई मुद्रा का नाम है रियाल को विस्थापित कर मुद्रा की दूसरी यूनिट टोमान, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियाल जो था उसको जो है विस्थापित कर दिया, उसकी जगह टोमान आ गया है। तो टोमान जो है नई मुद्रा जारी किया है। टोमान कहाँ की नई मुद्रा है, ईरान की। कहाँ की है, ईरान की। टोमान जो है नई मुद्रा ईरान की है। नई व्यवस्था में प्रत्येक टोमान पर का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, 10,000 रियाल के बराबर होगा। तो एक टोमान बराबर 10,000 रियाल होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कई वर्षों से ईरान की मुद्रा रियाल मुद्रास्फीति कैसे गुजर रही थी। मुद्रास्फीति मतलब जानते ही होंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, तो उससे गुजर रही थी, जिसके कारण अमेरिका ईरान के बीच तनाव तथा हाल में उभरी महामारी कोविड-19 है, ठीक है। तो ये जो मुद्रास्फीति थी वो अमेरिका और ईरान की जो है उनकी जो स्थिति है दोनों देशों के बीच में, और कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में ही इस तरीके की समस्या है, तो वहाँ पे भी ईरान में भी ये समस्या उसको और दुगनी हो गई थी इसकी वजह से, ठीक है। देखिए इस समस्या से निपटने के लिए ईरानी सरकार ने अपने राष्ट्रीय करेंसी रियाल के अंकित मूल्य से 4 कम के बराबर एक मुद्रा टोमान जारी किया, ठीक है। क्या किया है
4 जो है शून्य कम के बराबर एक टोमान जारी किया और लेखनी है कि इस नई मुद्रा ने अपने वृहद वित्तीय, ठीक है ना, वृहद वित्तीय गणनाएं आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। क्या है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट? देखिए, नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद ने आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा 28 अप्रैल 2020 को आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2020 प्रस्तुत किया है। अब अगर इस रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 50.8 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। इनमें 45.7 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण और 5.1 लोग जो है आपदा के कारण विस्थापित हुए हैं। तो अगर देखें विस्थापन की ज़्यादा संख्या जो है किसकी वजह से हो रही है, ये जो है संघर्ष और हिंसा के वजह से लोग विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमने आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो आगे का इशू है वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई भी आपको लग रहा हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन देखिए मेरे पास आया था कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। मैं वीडियो जब रिकॉर्ड करती हूँ तो क्वालिटी उस टाइम ऐसा मुझे बहुत ही क्लियर विजिबल होता है, लेकिन वीडियो जब अपलोड करने के टाइम पे वो क्या होता है इसमें कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। मैं अभी वी रिकॉर्डर करके एक ऐप है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई बेटर अगर ऑप्शन है, कोई बेटर वे है तो मैं उसको ज़रूर अडॉप्ट करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।